हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के सिलेबस में 3 यूनिट है। हमारी इंडियन इकोनॉमिक किस तरह से डिफाइन की गई है, शुरू से लेके आज तक जो भी चीजें हो रही है इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में इंडिया की कंडीशंस की बात की है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा इंडिया कैसा था, ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहा था तब इंडिया कैसा था, और जब ब्रिटिशर्स चले गए उसके बाद हमारा इंडिया किस तरीके से चल रहा है। सो इंडिया की कंडीशंस यूनिट फर्स्ट में हम लोग कवर करेंगे। यूनिट टू में हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करने वाले हैं। प्रॉब्लम्स चाहे वो रूरल डेवलपमेंट की बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू हो, या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई इश्यू हो, या इन्वायरमेंट की बात हो, इन्वायरमेंट में जैसे कि अलग अलग तरीके के पॉल्यूशंस की बात हो, मल्टीपल इश्यूज हो जो हम लोग आज भी फेस कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है एक्सेट्रा। तो हम लोग ये सारी प्रॉब्लम्स और भी प्रॉब्लम्स यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। तो यूनिट थर्ड में हम लोग जो है इंडिया के कंपैरिजन करेंगे इंडिया के नेबर्स कंट्रीज के साथ, पाकिस्तान चाइना के साथ, क्योंकि लगभग सेम स्टेज में इनका भी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। सेम स्टेज में जब इंडिया के स्टार्ट हुआ था तो लगभग सेम स्टेज में पाकिस्तान और चाइना का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। इंडिया भी बीच में स्टैंड कर रहा है, चाइना बहुत आगे निकल गया डेवलपमेंट के फेज में, और जो पाकिस्तान जो बहुत पीछे रह गया है। तो ये सब हम लोग यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। सो यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे बिफोर 1947। जो 200 साल ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमिक को डिस्ट्रॉय किया, अपने बेनिफिट्स के लिए यूज किया है, ये सब हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम आजाद हो गए और हमारी सारी की सारी प्लानिंग स्टार्ट हुई 1950 में। 1948-49 ये 2 साल जो हैं इंडिया के चले गए पार्टीशन होने में, थोड़ा सेटअप होने में, कंट्री रिवाइव होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर 1950 से लेके 1990, इन 40 सालों में हमारे देश में कौन कौन सी प्लानिंग्स आई, किस तरीके से देश में काम हुआ, एग्रीकल्चर का हिसाब किताब हुआ, और भी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आफ्टर 1991, क्योंकि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, वो हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा देश पहले बहुत क्राइसिस में था, तो क्राइसिस के बाद 1991 से लेके और अभी तक की क्या कंडीशन है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो यूनिट फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडिया इकोनॉमिक की कंडीशंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर बिफोर 1947। मींस ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमिक कैसा था। इंडियन इकोनॉमिक पूरा पूरा एग्रेरियन इकोनॉमिक था। इट मींस जहाँ पर ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इंगेज थे। कुछ लोग जो हाथों से बनाने वाली चीजों में जैसे कि हैंडीक्राफ्ट वाला काम करते थे, कुछ जो है इंगेज थे, कुछ लोग कॉटन इंडस्ट्रीज में इंगेज थे, मतलब छोटे मोटे कामों में, जैसे कि जो घर पे कोई सामान ले आए हो उसको बनाना, मिट्टी से कोई मूर्ति बनाना, ये सब। तो ज्यादातर मेजोरिटी वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट में भी थे और कुछ लोग दूसरों के लिए छोटे मोटे काम कर देते थे। तो मेनली पीपल किस में इंगेज थे, एग्रीकल्चर में। तो हमारा इंडियन इकोनॉमिक कंप्लीटली किस में बेस्ड था, एग्रीकल्चर में। तो इसीलिए बोला गया हमारा इंडियन इकोनॉमिक कंप्लीटली एग्रेरियन इकोनॉमिक था, जो कि एग्रीकल्चर में बेस्ड था। लेकिन इसके बावजूद भी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तो प्रॉस्परस इकोनॉमिक था। प्रॉस्परस मींस जहाँ पर सभी लोग खुश हैं, किसी से कोई बदले की भावना नहीं, कोई चीटिंग नहीं, फ्रॉड नहीं है, सभी लोग खुश हैं, खुशहाल माहौल है, सभी लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। सो दो चीज हमने जाना, एग्रेरियन इकोनॉमिक था और प्रॉस्परस इकोनॉमिक था। एंड वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट। अभी मैंने बताया मिट्टी से बनाने वाली चीजों में कुछ लोग एंगेज थे, हाथों से बनाने वाली चीजों में कुछ लोग इंगेज थे। सो वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट मीन्स जो लोग हम लोग हाथों से चीजें बनाते हैं।
हाथों से बनाने वाली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत पॉपुलर थी। अब ब्रिटिशर्स की नजर पड़ी। उन्होंने देखा ये देश तो बहुत ही अच्छा है, बहुत खुशहाल है, डिसेंट लोग हैं, रिच इन रिसोर्सेस है, वेल नोन है फॉर हैंडीक्राफ्ट। सोने की चिड़िया भी इसे बोला जाता है, क्यों ना इसे लूट लिया जाए। ब्रिटिशर्स ने सोचा। जब उनके दिमाग में ये चीज आई तो उन्होंने सबसे पहले 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में घुसने की कोशिश की, और उनका सबसे पहला वॉर हुआ विद द नवाब्स ऑफ बंगाल। तो 1757 में किसके वर्सेस किसका हुआ वॉर? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब्स ऑफ बंगाल। ये एक बैटल हुआ तो जिसे बोला गया बैटल्स ऑफ प्लासी। तो ये स्टार्ट हुआ 1757 में ये बैटल, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में घुसे और धीरे धीरे पूरे ही देश में कब्जा कर लिया, और वहां से हमारे देश में 200 साल पूरा कब्जा किया और बहुत ही बुरे तरीके से इंडियन इकोनॉमिक को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर फिर भी हमारा देश आज भी खुशहाल है। तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल। द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया was led by Battle of Plassey fought in 1757। किसके बीच में बैटल हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल। डेट याद रखनी है 1757। क्वेश्चन आ सकता है, आपको लिखना होगा। पर्पस क्या था? बहुत क्वेश्चन आता है। ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों आना चाहते थे? उनका पर्पस था टू यूज इकोनॉमिक एज अ फीडर इकोनॉमिक। फीडर का मतलब जो इनको फीड करे, ये वर्ड जरूर आप लिखना, फीडर इकोनॉमिक। फीडर मीन्स जो उन्हें फीड करे, जो उन्हें ग्रो करने में हेल्प करे। तो वो इंडियन इकोनॉमिक को यूज करना चाहते थे एज अ फीडर इकोनॉमी। The main purpose of British rule in India was to use Indian economic as feeder economic for the development of British economy। क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगा इंडिया में तो बहुत रिसोर्सेस हैं, इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, यहाँ से लूट के ले जाएंगे, यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाएंगे, और वहां पे जाके ब्रिटेन में हम इसे मशीन मेड गुड्स बनाएंगे। इंडियंस तो हाथों से बनाते हैं, मशीनें तो है नहीं, टेक्नोलॉजी है ही नहीं। मशीन से सामान बनाएंगे, और देखिए क्या दिमाग लगाया, इंडिया ही में लाके बेचेंगे। देख रहे हैं, यहीं से रॉ मटेरियल ले गए, ब्रिटेन में जाके बना रहे हैं और इंडिया में सेल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है, ये खरीदेंगे भी। क्योंकि हम सब की हैबिट होती कोई नई चीज परचेज करना। तो देखा ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया, रॉ मटेरियल भी हमारे ही ले रहे हैं और हम ही को ही सेल कर रहे हैं, और सारा का सारा प्रॉफिट अपने पास रख रहे हैं। तो वो हमें यूज कर रहे थे एज अ फीडर इकोनॉमी। ये वर्ड आपको जरूर लिखना है। तो ब्रिटिशर्स का पर्पस था पूरी तरह से इंडियन को और इंडिया को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, चाहे वो नेचुरल हो चाहे फिर ह्यूमन रिसोर्सेस हो, ताकि उनका बेनिफिट हो, उनकी कंट्री ग्रो करे। अब इंडियन इकोनॉमिक कैसी थी बिफोर द अराइवल्स ऑफ ब्रिटिशर्स? जैसे कि बताया, प्रॉस्परस इकोनॉमिक थी, एग्रेरियन इकोनॉमिक थी, वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। प्रॉस्परस इकोनॉमिक मीन्स इंडिपेंडेंट थी, हम किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं थे, सभी लोग खेती करते थे, फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे और उसे कंज्यूम करते थे और खुश रहते थे, कोई भी कंपटीशन वगैरह कुछ भी नहीं था। दूसरा एग्रेरियन इकोनॉमिक थे, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। उसके साथ साथ वेल नोन थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, चाहे वो कॉटन हो, सिल्क हो, मेटल हो, प्रीसियस स्टोन्स हो, एक्सेट्रा। ये सब बहुत ही पॉपुलर थे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में, राइट। तो हमारी इंडियन इकोनॉमिक प्रॉस्परस इकोनॉमिक भी थी, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में भी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह चाहा कि इंडिया को डिस्ट्रॉय कर दे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय कर दो, एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर दो, पूरी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दो। तो ब्रिटिशर्स ने 3 सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया।
मेन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर। सो इंडियन इकोनॉमिक कैसा था? तो इंडियन इकोनॉमिक मेजरली एग्रेरियन था। 85% of our population lived in rural areas. So 85% of our population जो कि villages में रहते थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से लिंक थे। खाना कमाना एग्रीकल्चर से ही चलता था और 75% डायरेक्टली लिंक्ड थे एग्रीकल्चर से। मतलब 75% लोग जो है अपना खाना कमाना एग्रीकल्चर से करते थे और रहते कितने थे? 85% जो लोग रहते थे विलेजेस में। अब मेन रीजंस क्या थे? किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया? तो किस ब्रिटिश पॉलिसीज के वजह से हमारा एग्रीकल्चर कभी आगे नहीं बढ़ पाया? तो किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, जानते हैं। आइए, सबसे पहले हमारे पास आता है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसी को ही जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ? उस समय जो सरकार किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। ओके, ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया में आ चुके थे, रूल कर रहे थे, तो जो सारे डिसीजन ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? जिनकी जमीन है, जमींदार, वो ओनर्स होंगे, वो अपनी जमीन पे जितना चाहे उतना काम करा सकते हैं कल्टीवेटर से। लैंड ओनर जितना चाहे उतना काम करा सकता है अपनी जमीन पे कल्टीवेटर से। कल्टीवेटर सब कौन है? कल्टीवेटर्स वो पर्सन जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, वो गरीब किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें कल्टीवेटर्स कहा गया है। तो यहाँ पर हमने अभी 3 वर्ड्स पढ़े, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार, जमींदार जो कि मालिक है जमीन के, और कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स कौन? वो गरीब किसान जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। अब जमीन नहीं है तो वो एग्रीकल्चर किस में करेंगे? ऑफ कोर्स किनकी जमीन में करेंगे? जमींदार की जमीन में, उनकी लैंड में। और ज्यादातर लोग कल्टीवेटर्स ही थे जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी, पुअर फार्मर्स। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा जमींदार से? हमें चाहिए आपसे फिक्स्ड रेंट। ब्रिटिशर्स ने कहा अगर आप इंडिया में रहना चाहते हो तो फिक्स्ड रेंट आपको देना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट है, हम जो चाहे वो आपको पनिशमेंट देंगे, तो आपको हमारा रूल फॉलो करना होगा, हमें फिक्स्ड रेंट देना होगा, जमींदार से कहा। फसल हो या ना हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हमें भाई फिक्स्ड रेंट चाहिए। जमींदार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा तुम जितना चाहो उतना काम करा सकते हो कल्टीवेटर से, बट हमें फिक्स्ड रेंट चाहिए। कल्टीवेटर्स वही पुअर फार्मर जिनके पास खुद की लैंड नहीं है, तो वो जमींदार की लैंड में काम कर रहे हैं, तो आप उनसे जितना चाहो उतना काम करा सकते हो। अब जमींदार ने क्या किया? कल्टीवेटर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। उनसे कहा हमें इतनी फसल चाहिए तो चाहिए, आप कैसे भी करो काम करके हमें दो। लेकिन कल्टीवेटर्स जितनी भी ज्यादा फसल उगाते थे, उन्हें सिर्फ जीवित रहने के लिए, खाने भर के लिए बस थोड़ी बहुत फसल दी जाती थी, और ज्यादा पोषण कौन रखता था? जमींदार। तो कल्टीवेटर्स का बुरी तरह एक्सप्लॉइट होता था। पर वो किससे शिकायत करे? गवर्नमेंट से भी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने ही राइट दिया है जमींदार को कि आप जितना चाहो उतना काम करवा सकते हो कल्टीवेटर से। तो जमींदार क्या करता था? ज्यादा पोर्शन अपने पास रखता था, कुछ जो है फिक्स्ड रेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था, बहुत कम पोर्शन जो है कल्टीवेटर्स को देता था, और खुद इंजॉय करता था, अपना बढ़िया जीवन जीते थे। तो इंजॉय ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कर रहा था और जमींदार भी। और परेशान कौन हो रहा था? गरीब किसान, कल्टीवेटर्स जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट और जमींदार के पास जितना भी पैसा आता था, जितनी भी क्रॉप्स आती थी, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि अपनी जमीन को हम बेटर बनाए, जहाँ पे खेती हो रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है, उसको और अच्छा बनाए। जिस लैंड से एक्चुअली सब कुछ आ रहा है, उस लैंड को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं किया। तो धीरे धीरे वो लैंड खराब होती गई, धीरे धीरे हमारा एग्रीकल्चर खराब हो गया। तो इस तरह से
हमारा एग्रीकल्चर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये था हमारा जमींदारी सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर stagnation means slow growth or no growth in agriculture sector was the introduction of जमींदारी system by the colonial government। colonial government मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। Under this system, the profit accruing out of the agriculture sector went to जमींदार in the form of लगान। लगान आपने वो मूवी भी देखी होगी आमिर खान की। The main interest of the जमींदार was only to collect लगान regardless of the economic condition of the cultivators। जमींदार्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कल्टीवेटर्स पे क्या बीत रही है, उनके पास कुछ खाने को है भी कि नहीं, पर्याप्त है कि भी नहीं, बस उन्हें इंटरेस्ट था लगान चार्ज करने में और ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड पोर्शन देने में, और बाकी एंजॉय करेंगे। दूसरा तरीका क्या अपनाया ब्रिटिशर्स ने, एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइज कर दिया। मतलब पहले क्या था, फार्मर्स जो है बहुत ही अच्छी फसल उगाते थे, अपने लिए उगाते थे, खुद कंज्यूम करते थे, बस इतना करते थे। ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स से कहा आपके पास इतनी अच्छी कला है, आप जो है इतने अच्छे अच्छे फसल उगा लेते हो, तो क्यों नहीं इससे आप पैसा कमाते, खुद ही कंज्यूम कर जाते हो, क्या फायदा, क्यों ना इससे मनी बनाओ। व्हीट राइस से हटके कुछ और भी ग्रो करो, टी कॉफी, जिससे कि आपको पैसा आए। जैसे कि इंडिगो ग्रो करो जिससे कि पैसा आए आपको। इंडिगो इट इज अ काइंड ऑफ डाई। तो ब्रिटिशर्स ने इस तरह से शिफ्ट किया फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स में, खाने वाली फसल से पैसा कमाने वाली फसल में। फूड क्रॉप्स व्हीट राइस हो गए और कैश क्रॉप्स जैसे कि टी कॉफी, इंडिगो, इंडिगो दैट इज डाई, जिससे कि आप पैसे कमा सको। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने समझाया फार्मर्स को। लेकिन कैश क्रॉप फसल के साथ ये प्रॉब्लम थी, ये हमारी जमीन को खराब करती है। पैसे भले आ रहे लेकिन आपकी जमीन को खराब करेगी। तो फार्मर्स भी कैश क्रॉप ग्रो करने लगे, उन्हें नहीं पता था कि उनकी लैंड खराब होगी। पैसा तो कमाया लेकिन किसने कमाया, ब्रिटिशर्स ने, उस कैश क्रॉप को सेल करके। लेकिन हमारा लैंड जो है डिस्ट्रॉय होने लगा और सबने धीरे धीरे फूड क्रॉप्स ग्रो करना बंद कर दिया और हम यूएस के ऊपर डिपेंड होने लगे फूड क्रॉप्स के लिए भी, जबकि हम ही एग्रीकल्चर के किंग हुआ करते थे। तो इस तरीके से हमें डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर में। तीसरी प्रॉब्लम क्या आई, प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे गिरने लगी। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी लेके नहीं आ रहा था, प्रॉपर पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, बहुत ज़रूरी है वाटर की रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर जो है पूरी तरीके से निर्भर हो गया था रेनफॉल में। इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते थे, क्योंकि भाई तब इतना पैसा नहीं होता था। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कुछ लैंड के लिए करते थे, ना ही जमींदार करते थे, तो फर्टिलाइजर्स के लिए भी पैसे नहीं देते थे। तो कैसे जो है क्रॉप जो है ग्रो करेगी, देश हमारा आगे बढ़ेगा। तो बहुत ही लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। तो कल्टीवेटर्स के पास नहीं मीन्स थे, नहीं इंसेंटिव्स थे। मीन्स का मतलब रिसोर्सेस नहीं थे और इंसेंटिव का मतलब उन्हें गवर्नमेंट से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। तो धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई। जमींदार कुछ करते नहीं थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी खर्चा नहीं करना चाहती थी, और इस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर खत्म हो गया। तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या आया, जमींदारी सिस्टम, फिर कॉमर्शलाइजेशन, फिर जो प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो गई एग्रीकल्चर की, फिर आया स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट की कमी। पैसा था ही नहीं बिल्कुल एग्रीकल्चर सेक्टर में, कोई इन्वेस्टमेंट में ही नहीं करना चाहता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। भाई आपको जो है क्रॉप ग्रो करनी है तो फर्टिलाइजर की नीड तो है ही,
अच्छे सीड्स चाहिए, वाटर चाहिए, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए। हर चीज में पैसा लगता और कोई भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता था एग्रीकल्चर में। और फिर इस तरह से एग्रीकल्चर पूरा खत्म हो गया। तो ये 4 पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना है: जमींदारी सिस्टम, कॉमर्शलाइजेशन, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट।